एक दिन मंत्र वाली काकी और किम्बो बेताल पहाड़ी से अग्नि कपाल वन से होते हुए दोनों मिलकर आ रहे थे। अचानक कहीं दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये एक भयानक सीटी की तरह है। इसे सुनकर मंत्र वाली काकी वहीं रुक जाती है और कान खड़े करके सुनती है कि आवाज कहां से आ रही है। क्या हुआ काकी, तुम रुक क्यों गई? क्या तुम्हें वहाँ सीटी सुनाई दे रही है? किम्बो भी ध्यान से सुन रहा था। शांत जंगल में एक अजीब सी सीटी की आवाज सुनाई दे रही थी। हाँ काकी, ये तो सीटी जैसी आवाज है, जैसे कोई रो रहा है। बताऊंगी, पहले हमें ये जानना होगा कि ये कौन बजा रहा है। दोनों ने उस आवाज को चारों ओर ढूंढा। कोहरे के बीच से सुनाई दे रही उस सीटी की आवाज को बड़े बड़े टीलों, जले हुए पेड़ों के ठुट्ठों और पत्थरों के बीच सब जगह ढूंढा, लेकिन उन्हें सीटी कहां से आ रही है पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद अचानक सीटी की आवाज बंद हो गई। उन्होंने काफी ढूंढा पर उन्हें सीटी बजाने वाला नहीं मिला। ये असुर को जगाने की आवाज है किम्बो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई असुर की शक्ति को आह्वान करके उसे बुला रहा है। ठीक है चलो काकी, यहाँ से चलते हैं। ऐसा कहकर वहां से चले गए। कुछ समय बाद एक दिन एक परिवार बैलगाड़ी पर सवार होकर कोंडा पावड़ा नामक जंगल के रास्ते से जा रहा था। इतने में एक भयानक जानवर अचानक कहीं से प्रकट हुआ और उनकी बैलगाड़ी से टकरा गया। जानवर परिवार की एक लड़की को उठाकर तेजी से जंगल की ओर भाग गया। बचाइए, बचाइए, कोई जानवर मेरी बेटी को उठाकर ले जा रहा है, कोई बचाइए। मेरी बेटी, अगर कोई है तो आकर बचाइए। इसी बीच कुछ नकाबपोश चोर झाड़ियों के पीछे से आए और दंपत्ति पर हमला कर दिया। उन्होंने उनके कीमती गहने, पैसे और सामान लूट लिए और बिजली की गति से घोड़े पर सवार होकर भाग गए। जबकि यह ऐसा था, यहाँ से बहुत दूर वीर दुर्ग किले में जमींदार रुद्रवीर सिंह बहुत उदास बैठे थे। साहब, आप यहाँ के आसपास के 21 गांव के जमींदार हैं। अगर आप ही इस तरह धीरज खो देंगे तो आप पर आश्रित प्रजा का क्या होगा? दीवान जी, मैं वयस्क हो गया हूँ। मेरी पहली पत्नी रूपा की कोई संतान नहीं हुई। मेरी दूसरी पत्नी कलावती के साथ भी संतान नहीं हुई। यहाँ तक कि मेरी तीसरी पत्नी शेष देवी से विवाह करने के बाद भी मुझे कोई संतान नहीं हुई। मेरे बाद इन 21 गांवों की अच्छी तरह देखभाल करने वाला मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा ना? प्रभु, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजिए जो सक्रिय और बलवान हो और उसे अपना दत्तक पुत्र बना लीजिए। फिर आप ही की तरह वो आपका उत्तराधिकारी बनकर आपकी प्रजा की देखभाल करेगा। आपने जो कहा वो अच्छा ही है। जो हमारे द्वारा आयोजित बुद्धि और बल परीक्षणों में सफल होगा उसे ही मेरा उत्तराधिकारी चुना जाएगा। ऐसा ढिंढोरा पिटवा दो। जैसा कि जमींदार ने कहा, आसपास के सभी गांवों में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। सुनिए सुनिए, हमारे जमींदार के उत्तराधिकारी बनने के अवसर का लाभ उठाइए। 25 वर्षीय स्फूर्ति वाले युवा इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आप ही अगले जमींदार बन सकते हैं। सुनिए, सब सुनिए। जंगल में एक और जगह सुनसान रास्ते पर एक परिवार चुपचाप जंगल से जा रहा था। इतने में उस सुनसान जंगल में एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज गूंजती है। कहीं से एक भयानक जानवर उस परिवार से एक लड़की को उठाकर तेजी से जंगल में गायब हो गया। तब तक झाड़ियों में छिपे हुए नकाबपोश लुटेरे उन पर टूट पड़े। पुरुषों और महिलाओं को बेरहमी से पीटकर उनका सामान लूट कर चले गए। अगले दिन आसपास के गांव के कई ग्राम प्रधान लोग डर के मारे कांपते हुए जमींदार के दरबार में आए। साहब, पता नहीं कि वे चोर हैं या भूत। वे कब और कहां से आ रहे हैं बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अचानक हमारे जंगल के रास्ते से आने वालों पर हमला करके पैसे और गहने लूट रहे हैं और यहाँ तक कि अविवाहित लड़कियां भी उठा ले जा रहे हैं। मैंने भी सुना है
गरुड़ पल्ली के जमींदार जो जंगल पार करके पूर्व दिशा में रहते हैं, उन्होंने मुझे संदेश भेजा था। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों से आसपास के गांव से कई लड़कियां अगवा की जा रही हैं। सभी ग्राम प्रधान चिंतित होकर एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। आप लोग चिंता मत कीजिए, पहले ही कुछ लोगों को उस गिरोह के बारे में पता लगाने और उन्हें ढूंढने के लिए भेज दिया है। जल्द ही उन चोरों को पकड़कर उन्हें बीच सड़क पर कड़ी सजा दूंगा। जमींदार की बातों से सभी ग्राम प्रधान को थोड़ी हिम्मत मिली। जमींदार ने उन्हें आश्वासन देकर भेज दिया। एक तरफ प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं। सभी शक्ति परीक्षणों में एक लड़का बाकियों से आगे है। उसका नाम है रणधीर। तलवारबाजी, लाठीबाजी, कुश्ती, घुड़सवारी, इन सब में रणदेव को कोई हरा नहीं सकता। बेटा रणदेव, तुम्हारी निपुणता देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें बुद्धि परीक्षण में भी यही निपुणता दिखानी चाहिए और जीतना चाहिए। अगले 2 दिनों में तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा के लिए तैयार रहो। जरूर दीवान जी, मैं जाकर वापस आऊंगा। ये कहकर रणदेव वहां से चला गया। क्रम क्रम विकटा कपाला रक्त धारा फटा 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 धूम धूम घोर ज्वाला जागृता जागृता असुर शक्ति फट स्वाहा। तांत्रिक द्वारा असुर मंत्रों का जाप करने की ध्वनि उस गुफा में गूंजती है। इस बीच जंगल में जमींदार द्वारा भेजे गए सैनिकों का एक समूह अंधेरा हो जाने के कारण एक जगह आराम कर रहे थे। इतने में झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। नकाबपोश लुटेरे राहगीरों को लूटते दिखाई देने पर सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। तभी नकाबपोश लुटेरों में से एक ने अपनी कमर पर बांधा सीटी निकालकर उसे बजाया। एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज थी, मानो कोई लड़की रो रही हो। क्षण भर में कहीं से वह राक्षसी जानवर आया और अपने सुंदर से जमींदार की पूरी सेना को मार डाला। क्योंकि राहगीरों में कोई अविवाहित लड़की नहीं थी, इसलिए वो वापस लौट गई। अगले दिन अगले उत्तराधिकारी के लिए महल में बुद्धि परीक्षण आयोजित किया जा रहा है। इतने में पहरेदार दौड़ता हुआ वहां आया। आपने जंगल में जिन बलवानों का झुंड भेजा था, उनमें से 6 पूर्व की ओर जंगल के रास्ते में टुकड़े टुकड़े करके मार डाले गए हैं। इस घटना के गवाह के तौर पर हमले से बच गया एक परिवार का मुखिया आपसे बात करने आया है। उस परिवार का मुखिया भय से कांपता हुआ जमींदार के सामने आया। साहब जमींदार जी, पहले तो हम पर नकाबपोश लुटेरों ने हमला किया, जिन्होंने हमारा सोना और पैसा चुरा लिया। लेकिन जो योद्धा हमें बचाने आए थे, उन पर भयानक जानवर नहीं, एक राक्षसी जानवर ने हमला करके सभी को मारकर चला गया। ये केवल मनुष्यों का काम नहीं है, इनके पीछे कोई बुरी शक्ति है। दीवान जी, तुरंत 21 गांव के ग्राम प्रधानों के साथ एक बैठक का प्रबंध कीजिए। राक्षसी जानवर के बारे में गांव में सबको पता चल गया। वे 21 गांव डर से कांप रहे हैं। लोग अंधेरा होने के बाद बाहर निकलने से डर रहे हैं। लड़कियों के पिता डर के मारे अपनी बच्चियों को घर से बाहर नहीं जाने दे रहे। हमें इन सब का समाधान शीघ्रता से ढूंढना होगा। प्रभु, आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। जैसे ही आपके उत्तराधिकारी की घोषणा होगी, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या इन गायब लड़कियों का पता लगाने का होगा। हाँ, तो उन तीनों में से वारिस कौन तय हुआ? निसंदेह रणदेव ने सभी प्रतियोगिताएं जीत ली हैं। अगर आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं है तो कल ही उसे विजेता घोषित करके राजगद्दी सौंप देते हैं। वो आपकी देखरेख में हमारे 21 गांव पर शासन करेगा। दीवान जी की बात पूरी होने से पहले ही जमींदार की तीनों पत्नियां गुस्से में सभा में आ गई। क्या अगर कोई किसी गुमनाम व्यक्ति को इतने बड़े राज्य और इतनी बड़ी जमीन का वारिस बना दिया जा रहा है, तो क्या हमें चुपचाप बैठकर देखना चाहिए? हाँ, हमारा खून नहीं, हमारा नस्ल नहीं, कोई गुमनाम आदमी को ले आकर जमींदार की गद्दी पर बैठाएंगे क्या? क्या ये पर्याप्त नहीं होगा कि हम अपने लोगों में से किसी को सत्ता सौंप सके? इस तरह एक आम आदमी को करोड़ों की संपत्ति सौंपना उचित नहीं है। मैं जो सौंप रहा हूँ वो करोड़ों की संपत्ति नहीं, बल्कि लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी है। ये नस्ल या विरासत से नहीं आती, ये योग्यता से आती है।
रणदेव ने हमारे द्वारा निर्धारित सभी परीक्षाएं पास कर ली है। जमींदार होने के नाते गांव पर आपका जितना अधिकार है, आपकी पत्नी के रूप में परिवार पर मेरा भी उतना अधिकार है। तो अब मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? हमारे बड़े भाई के बेटे अजयेंद्र को जमींदार घोषित कर दीजिए। नहीं, मेरी बहन के बेटे संजय केसरी को जमींदार घोषित कर दीजिए। चूँकि मैं सबसे छोटी और लाडली पत्नी हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि मेरे छोटे भाई भानुदेव को जमींदार घोषित कर दिया जाए। ये महसूस करते हुए कि स्थिति बिगड़ रही थी, दीवान जी ने एक योजना सोची। ठीक है, शांत हो जाइए, उन तीनों को बुला लीजिए। 90 दिन के लिए हम रणदेव को मिलाकर अपने गांव की जिम्मेदारी चारों को सौंपेंगे। चारों में से जो भी खुद को काबिल साबित करे और जिसे सब एकमत से स्वीकार करें, उसे अगला जमींदार घोषित कर दें। दीवान जी ने जो कहा वो मुझे पसंद आया। ठीक है, हम तीनों आपकी बात से सहमत हैं। ऐसा कहकर तीनों पत्नियां गर्व से वहां से चली गई। हमारे पास कम समस्याएं हैं क्या जो अब ये नई समस्या उत्पन्न हो गई? दीवान जी दृढ़ता से मना कर देते और उस रणदेव को ही सिंहासन पर बिठा देते। गांव में अगर कोई समस्या हो तो उसे बल से, भय से, दंड से या नम्रता से सुलझाया जा सकता है, लेकिन पारिवारिक झगड़े को बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहिए, वरना वो भयंकर तूफान में बदल जाएगा। इस तरह दीवान जी की सलाह पर जमींदार ने रणदेव और अन्य तीनों को 90 दिनों तक किले में रहने और गांव की समस्या को सुलझाने के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन रणदेव के साथ पहली रानी के चचेरे भाई अजेंद्र, दूसरी पत्नी के रिश्तेदार संजय केसरी, तीसरी पत्नी के रिश्तेदार भानुदेव, चारों उस 90 दिवसीय परीक्षा के लिए किले में कदम रखे। अगले दिन मंत्र वाली काकी एकांत में बेताल मंत्र का जाप कर रही थी। इतने में किम्बो दौड़ता हुआ सांस फुलाते हुए काकी के पास आया। काकी काकी, उस दिन हमने जो अजीब सी सीटी सुनी थी वो कई बार सुनी गई है। हर बार जब ये सुनाई देती है तो एक भयानक राक्षस जैसा जानवर आता है और लड़कियों का अपहरण कर लेता है और अपने रास्ते में आने वाले को मार डालता है। ऐसा गांव वाले बातें कर रहे हैं। आखिरी बार वो जानवर कहाँ देखा गया था किम्बो? पंचघाटी वन क्षेत्र में। कहते हैं वहाँ एक परिवार पर हमला हुआ था। क्या उस परिवार में कोई मर गया? नहीं काकी, लेकिन उस जानवर ने उस समय वहाँ मौजूद जमींदार के 6 सैनिकों को मार डाला था। मामले की गंभीरता को समझते हुए मंत्र वाली काकी ने तुरंत अपने बेटे लोकी को बुलाया। लोकी, आज से तुम रात में पंचघाटी के जंगलों पर पहरा देते रहना। अगर तुम्हें कुछ भी संदिग्ध दिखाई दे तो मुझे तुरंत बताओ, लेकिन सावधान रहना, ये मुझे बहुत शक्तिशाली जानवर लग रहा है। कोई बात नहीं माँ, मैं इसका ध्यान रखूंगा। ऐसा कहकर उस दिन से लोकी आकाश में उड़कर पंचघाटी के जंगलों की पहरेदारी करने लगा। 4 दिन बाद लोकी ने जंगल में नकाबपोश चोरों को देखा और उन पर हमला कर दिया। जब लोकी चोरों को पीट रहा था तो उनमें से एक ने तुरली बजाई। तुरंत वो जानवर आया और उसने अपना सिंह लोकी के हृदय में घुसा दिया, जिससे वो हवा में ऊपर उठ गया। उस प्रहार से जानवर का सिंह टूट गया और लोकी की छाती में धंस गया। जानवर के सिंह के धंस जाने से लोकी पहाड़ी पर बेहोश होकर गिर पड़ा। काम पूरा होने पर नकाबपोश चोरों के साथ वो जानवर भी वहां से चला गया। जैसे ही लोकी बेहोश होकर गिरा, वहां मंत्र वाली काकी चौंक कर जाप से अपनी आंखें खोल दी। उनके मन ने उन्हें चेतावनी दी कि कुछ बुरा हुआ है। गगनवायु बेकम बेक बेक रही रही, बेहंगद वे तेजम बेक बेक रही रही। मुझे तुरंत वहां ले चलो जहां मेरा बेटा है। ऐसा कहते ही उनके पैरों में जादुई टर्टर सिंडल हवा में उड़ गए। वे उड़ते हुए मंत्र वाली काकी को कुछ ही क्षणों में उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां लोकी गिरा पड़ा था। किम्बो और नाटा भूत भी उसके पीछे वहां पहुंच गए। काकी लोकी को खून से लथपथ देखकर तिलमिला गई। तुरंत सभी लोग लोकी को अपने घर महुआ ले गए। लोकी की पत्नी भूमि लोकी की हालत देखकर रो रही है। सासू माँ, अभी लोकी के हृदय में चुभी हुई इस सींग को निकालकर फेंक दो।
ऐसा नहीं करना चाहिए भूमि। ये सिंह कोई साधारण सिंह नहीं है, ये एक असुर सिंह है। इसे हटाते ही लोकी का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। क्या लोकी के जीवन को खतरा है? बहू, जब तक मैं हूँ, मैं अपने बेटे के जीवन को खतरे में नहीं पड़ने दूंगी। वो सिंह जब तक हृदय में है तब तक लोकी को कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या लोकी को हमेशा ऐसे ही बेहोश रहना पड़ेगा? ये क्या है सासू माँ? अगर उस सिंह को हटा दिया जाएगा तो मर जाएगा, वैसे ही रहने देंगे तो जिंदा रहेगा कह रही हो, तो फिर कब लोकी आँखें खोलेगा और ठीक हो जाएगा? जिस राक्षसी ने उस सिंह को छेदा है वो अपने आप आकर उस सिंह को स्वीकार कर ले तो लोकी बच जाएगा। तो बताओ, वो राक्षसी जानवर कहाँ है? मैं अभी अकेले ही जाकर उसे घसीटते हुए लाती हूँ। लोकी को चुभे उस सिंह से पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ है, लेकिन अगर उस सिंह को निकाल दे तो लोकी की जान के लिए खतरा बन जाएगा। कोई और रास्ता है क्या? सोच रही हूँ। उस जानवर को मारना आसान हो सकता है, लेकिन उसे जिंदा पकड़ लाना मुश्किल है भूमि। लेकिन मैं हूँ ना, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। अपने बेटे को बचाने का दूसरा तरीका खोजते हुए मंत्रवाली काकी बेताल जाप में बैठी रही। भूमि, किम्बो, नाटा भूत और बिल्ली भूत उसके बगल में उदास बैठे थे कि लोकी कब अपनी आंखें खोलेगा। जबकि ऐसा था, वहां किले में रणदेव दैनिक समस्याओं को कुशलतापूर्वक हल कर रहा था। 90 दिवसीय परीक्षण में भाग के रूप में अपना काम करते हुए उसकी नजर माली की बेटी वल्ली पर पड़ी। रणदेव वल्ली के गुणों और उसके निस्वार्थ स्वभाव से बहुत प्रभावित हुआ। कुछ ही दिनों में वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और प्यार में पड़ गए। दूसरी ओर गांव में भय बढ़ गया है। शांत जंगल से कभी कभार सुनाई देने वाली किसी जानवर की चीख से भयभीत होकर ग्रामीणों ने सरहद पर बकरियों और मुर्गियों की बलि देनी शुरू कर दी। जमींदार को लगा कि अब उसे नजरअंदाज करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए एक दिन उसने 4 लोगों को बुलाया। रणदेव, अजेंद्र, संजय, भानु। तुम चारों जंगल के चारों दिशाओं में जाओ और पता लगाओ कि वो कौन गिरोह है जो लोगों को परेशान कर रहा है और लड़कियों का अपहरण कर रहा है। कुछ कहते हैं कि ये जानवरों का काम है, कुछ कहते हैं कि ये नकाबपोश लुटेरों का काम है। पता लगाओ कि क्या सच है। जमींदार के आदेश पर 4 युवक चारों दिशाओं में जंगल में पता लगाने के लिए निकल पड़े। एक दिन बीतने के बाद अजेंद्र पूर्व दिशा की ओर घने जंगल के रास्ते पर पहुंचा। वह डरते डरते आगे बढ़ रहा था कि अचानक नकाबपोश लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। नकाबपोश लुटेरों ने अजेंद्र से सारे गहने चुरा लिए और उसे मारने वाले थे। मुझे मत मारो। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं इन 21 गांवों का भावी जमींदार हूँ। मैं जमींदार का वारिस हूँ। अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपको बदले में बहुत सारा सोना उपहार में दूंगा। ओहो, हाँ, लेकिन तुम इस रास्ते से अकेले क्यों आ रहे हो? हम चारों दिशाओं में नकाबपोश चोरों के लिए, मेरा मतलब आप लोगों की तलाश में निकले हैं। हाँ। गिरोह के नेता को एक विचार आया। अगर हम इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लें और जमींदार से तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए पर्याप्त सोना मांग लें, अब सोने के लिए लोगों को लूटने की कोई जरूरत नहीं होगी। ऐसा योजना बनाई। उसने तुरंत अपने तीनों आदमियों को घोड़ों पर सवार करके अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। तीनों नकाबपोश चोरों ने जमींदार के नौकरों का वेश धारण किया और उन जगहों पर पहुंच गए जहां रणदेव, संजय, भानु थे। रणदेव साहब, अजेंद्र जो आपके साथ पूर्व दिशा में गया था, उन्होंने लुटेरों का अड्डा जो एक घाटी में है खोज निकाला है। वो घाटी पूर्वी पहाड़ियों के बीच में है। वो अकेले उनका सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने जमींदार साहब से सेना मांगी है और उन पर हमला करने जा रहा है। मैं भी जा रहा हूँ। जमींदार साहब ने मुझे आपको ये बताने के लिए भेजा है। ऐसी भ्रामिक बातें बताकर 3 नकाबपोश चोर रणदेव, संजय और भानु को अपने साथ पूर्व की ओर लेकर चल दिए। संजय और भानु नकाबपोश चोरों के धोखे से आसानी से मूर्ख बन गए। मेरा पानी खत्म हो गया है, मुझे प्यास लगी है, क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकते हैं? संजय भेषधारी चोर द्वारा दिया गया पानी पीकर बेहोश हो गया। इसी प्रकार भानु भी चोर द्वारा दिया पानी पीकर बेहोश हो गया। चोर रणदेव के पास आया और उसे पानी देने ही वाला था। नहीं, मैं रास्ते में तालाब से पानी पी लूंगा। ये आदमी बहुत चालाक लगता है, सावधान रहना होगा। भेष बदले हुए नकाबपोश चोर थके होने का नाटक करता है और उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए कहता है।
रणदेव भी सहमत हो जाता है। वे घोड़े को एक पेड़ से बांध देते हैं और उसके नीचे बैठ जाते हैं। नकाबपोश चोर, जो एक सिपाही का वेश धारण किया हुआ था, अपने घोड़े की काठी से रोटी निकाला। उसने 2 रोटियां, जिसमें उसने पहले ही नशीली दवाई मिलाई थी, रणदेव को देकर और बाकी 2 रोटियां खुद खाने लगा। रोटी लेते समय रणदेव ने वहां बंधे घोड़े को घूर कर देखा। ये तो जंगली घोड़ा है। ऐसे घोड़े को शहर के सिपाही पालते और इस्तेमाल नहीं करते। ये शहरों में पाए जाने वाला घोड़ा नहीं है। इस सिपाही की बोली और लहजा शहर के लोगों जैसा नहीं है। यह हमारे गांव वाले जैसा बिल्कुल नहीं है। ये महसूस करते हुए कि कुछ खतरा मंडरा रहा है, रणदेव ने रोटी खाने का नाटक किया। उसे पास की झाड़ियों में गिरा दिया और आराम करने का नाटक किया। थोड़ी देर बाद नकाबपोश चोर जाग गया। लगता है नशा का असर सिर चढ़ गया है। इसे जल्दी से हमारे गुरु के पास ले जाना होगा। उन्होंने रणदेव को, जो सोने का नाटक कर रहा था, घोड़े पर लिटाकर चल पड़ा। तब तक पहले ही बेहोश अजेंद्र, संजय और भानु को घोड़ा गाड़ी में बांधकर चौथे व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे बाकी सब चोर। जब नकाबपोश चोर रणदेव को भी घोड़ा गाड़ी में लाद रहा था, रणदेव ने चतुराई से उसके गले से मोतियों का हार चुरा लिया और उसे अपने जेब में रख लिया। वे दुर्गम पहाड़ों से अपने गुरु के पास ले जा रहे थे। घोड़ा गाड़ी जिस रास्ते पर जा रही थी, वो हर मोड़ पर एक मोती तोड़कर उसे निशान चिन्ह के तौर पर जमीन पर गिराता रहा। थोड़ी देर बाद, 4 घंटे की यात्रा के बाद, वे तांत्रिक की गुफा में पहुंचे। हे राक्षसी माया, हे मृत शरीर, हे शवों की अग्नि, हे प्रचंड ज्वाला, हे कमबंध शक्ति, प्रचंड ध्वनि, रक्त की बूंद रूप धारण कर। जैसे ही तांत्रिक ने गुफा में अजीब मंत्र पढ़ा, एक भयानक गिद्ध का आविर्भाव हुआ। रक्त गंभीर, जा उन्हें वो बता जो मैंने तुझसे कहा था। कहते ही दहन हो जाओ। वो गिद्ध उड़कर सीधा जमींदार की सभा में जा उतरा। तुम्हारे 4 भावी उत्तराधिकारी रणदेव, अजयेंद्र, संजय, भानु हमारी हिरासत में हैं। कुंवारी कन्या 23 किलो सोना लेकर आज रात अयोग्य पहाड़ी के अंत में मौजूद वृक्ष के पास आ जाएं, नहीं तो वे चारों मर जाएंगे। ऐसा कहकर वो गिद्ध भस्म हो गया। गिद्ध को बातें करते सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि जमींदार को लगा कि 4 लोगों की जान के बदले एक व्यक्ति की बलि देना गलत नहीं है, फिर भी वह सोच रहा था कि किसे भेजें। ये बात जानकर गांव वाले अपनी बच्ची को बलि के लिए नहीं भेजना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। जब चारों के जीवन की सारी आशा समाप्त हो गई थी, तब माली की बेटी वल्ली स्वयं आई। साहब, मैं जाऊंगी। अगर 4 जिंदगियां मेरी एक जिंदगी से बच सकती है तो मैं खुशी से मरने को तैयार हूँ। ये कहकर वल्ली ने 23 किलो सोना लिया और अकेले ही उस जगह की ओर चल पड़ी जो उसे बताई गई थी। वो जंगल के रास्ते से होते हुए एक पेड़ के नीचे पहुंची। नकाबपोश चोर, जो पहले से ही झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे, वल्ली और उसके साथ लाया गया सोना लेकर एक घोड़े गाड़ी में बांधकर उसे दूसरे अतल द्वार की ओर लेकर चले गए। गुरुजी, हमें जिन 113 लड़कियों की जरूरत थी वे हमें मिल गई है। हमने उस लड़की को भी कैद कर लिया है जो सोना लेकर आई थी। स्वर्ण यज्ञ के लिए आवश्यक सोना भी तैयार है। बहुत अच्छा। 3 दिन बाद रविवार अमावस्या है। वो अच्छा दिन है। मैं उस दिन अनुष्ठान शुरू करूंगा। इस बीच ध्यान रहे कि कोई अनर्थ ना हो। तो क्या इन चारों को यहीं मार डालें? तुम उन्हें वहां छोड़ने की बजाय यहां क्यों लाए? नहीं, आखिरकार वे जमींदार के आदमी हैं। अगर हम उन्हें मार देंगे तो जमींदार अपनी पूरी सेना हमें ढूंढने भेज देगा। जब तक हमारा काम पूरा ना हो जाए, हम ऐसा सिर दर्द नहीं चाहते। इसलिए इन्हें जंगल में छोड़कर वापस आ जाओ। तांत्रिक के आदेश अनुसार चारों को जंगल में एक गुप्त स्थान पर ले जाकर छोड़कर डाकू चले गए। जैसे ही वे चले गए, रणदेव, जो सोने का नाटक कर रहा था, उठा और बाकी तीनों को जगाने के लिए उन पर पानी छिड़का। उसने जो कुछ हुआ सब कुछ बताया। हम बच गए, वरना उनके हाथों मर जाते।
चलो जाकर जमींदार को बताएं। इतना समय नहीं है, वो कोई तंत्र करने वाला है। वो इसके लिए 113 लोगों की बलि चढ़ाने वाला है। हम सबकी जान जाते नहीं देख सकते, हमें उन्हें किसी भी कीमत पर बचाना होगा। ऊपर से उन्होंने वल्ली को भी कैद कर लिया है, उसे भी बचाना होगा। रणदेव के बहुत कहने पर भी वे तीनों नहीं माने और डर के मारे किले की ओर चले गए। रणदेव अकेले ही मार्गदर्शक के रूप में गिराए गए मोतियों को ढूंढते हुए वापस जाते समय वो गलती से एक घाटी में जानवरों के लिए बिछाए गए जाल में गिरकर फंस गया। बचाओ, अगर कोई है तो मुझे बचाओ। उसी रास्ते पर चल रहे किम्बो ने चीखें सुनी। तुरंत किम्बो ने रणदेव को जाल से बचाया। उसे मंत्रवाली काकी के पास ले गया और उन्हें पूरी घटना बताई। मंत्रवाली काकी ने रणदेव की सारी बातें सुनकर तुरंत मार्गदर्शक मोतियों को चुनते हुए उस रास्ते पर पहुंच गए। वो रास्ता हड्डियों के एक बड़े ढेर से घिरी एक गहरी घाटी की ओर जाता था। काकी, ये वही गुफा है जिसे मैंने घोड़ा गाड़ी में बेहोश होने का नाटक करते हुए देखा था। ये कोई साधारण स्थान नहीं है रणदेव, यह असुर बलि की युद्ध भूमि है। एक ऐसा स्थान जहाँ प्राणों की आहुति दी जाती है। सब लोग तैयार हो जाओ। तब तक किम्बो, नाटा भूत और बिल्ली भूत नकाबपोश चोरों पर हमला कर रहे हैं और उन सबको मार रहे हैं। मंत्रवाली काकी भी अपनी जादुई छड़ी से उन सब पर वार करते हुए तेजी से गुफा में घुस गई। गुफा में प्रवेश करते ही एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। स्वर्ण भस्म बलि यज्ञ की तैयारियां दिखाई दे रही थी। 113 कन्याएं एक बड़े पिंजरे में बंद थी। उसके नीचे अग्नि जलाई गई थी और पिंजरा ऊपर लटका दिया गया था। असुर कृपा रक्त बलि तंत्र करते हुए अग्नि में सोने के आभूषण और सिक्के गलाकर रक्त बलि मंत्र का पाठ कर रहा था। रक्त अर्पण, निशा अर्पण, स्वर्णिम भस्म, मासमय यज्ञ, काल दे, नरक का द्वार, बलि सिद्धि आओ, आओ प्रचंड ज्वाला। अंदर का माहौल भयानक था। तांत्रिक असुर कृपा मंत्र पढ़ रहा था। चारों युद्ध में निमग्न थे। रणदेव सावधान, तुम्हारे पीछे उस गुफा में एक भूत है, सावधान। रणदेव, किम्बो, नाटा भूत और बिल्ली भूत पहले से ही कंकालों और आसपास के बाकी नकाबपोश चोरों से भयंकर लड़ाई कर रहे थे। असुर कृपा अपने तंत्र के बीच से उठकर अपनी जादुई शक्तियों से मंत्रवाली काकी पर हमला किया। बिना देरी किए मंत्रवाली काकी ने भैरवी तंत्र को अपनी छड़ी पर रखा और उस पर प्रयोग किया। पूरी गुफा कांप उठी, मानो कोई बड़ा भूकंप आया हो। बाकी सभी नकाबपोश चोर किम्बो और बिल्ली भूत के हाथों मारे गए। अंत में मंत्रवाली काकी ने असुर कृपा को पकड़ लिया और उसे उबलते हुए सोने में फेंक दिया जिसे वो उबाल रहा था। तुमने मेरे पिता असुर बलि को भस्म कर दिया। किसी भी तरह अपने पिता को जिंदा करने के लिए मैंने असुर के हृदय से एक अलौकिक शक्तियों वाला जानवर बनाया है। सिर्फ हमारे वंशज जो हमारे रक्त से पैदा हुए हैं वो ही इसे बजा सकते हैं। सिर्फ वे ही रक्त बांध बजा सकते हैं। वो जानवर सिर्फ उनके नियंत्रण में ही रहता है। मुझे तो मार दिया, तुम्हारे बेटे को मेरे जानवर से कोई नहीं बचा सकता। अब क्या काकी, वो जानवर सो रहा है। उसे जगाने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए हमें उस रक्त यंत्र की जरूरत है। मैंने रक्त वाद्य को पहले ही उसके कमर से ले लिया था, लेकिन उसके अपने रक्त को साझा करके पैदा हुआ हो और वो भी ऐसा हो जो हमारे पक्ष में हो, वही सोच रही थी। और कोई क्यों काकी, हमारी असुर कल्पिका है ना, असुर बलि की बेटी, वो भी तो उसका ही खून है। घबराहट में मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। सही समय पर सही सलाह दिया रे नाटा, शाबाश। तुरंत मंत्रवाली काकी ने आदेश दिया, ए बिल्ली भूत, तुम जाकर असुर कल्पिका को तुरंत ले आओ। नाटा, किम्बो, तुम दोनों लोकी और भूमि को ले आओ।
जब असुर कल्पिका आई तो मंत्र वाली काकी ने उसे सारी घटना बताई और उसे रक्त बांध दिया। जब असुर कल्पिका ने अपने कुल का वाद्य यंत्र बजाया तो सोए हुए जानवर ने अपनी आंखें खोल दी। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, जो सीन तुमने लोकी के हृदय में ठोका था उसे वापस ले लो, यही मेरी आज्ञा है। वो जानवर लोकी की छाती के पास आया और अपना सिर लोकी के दिल पर टिका दिया। सिंह फिर से उससे चिपक गया। जैसे ही वो चिपका उसने सिंह को बाहर खींच लिया। जानवर तुरंत राख की तरह हवा में गायब हो गया। लोकी ने अपनी आंखें खोली। मंत्र वाली काकी ने पिघला हुआ सारा सोना लुटेरों के शिकार हुए लोगों को लौटाने के लिए जमींदार को सौंप दिया। उसने पिछले 3 सालों से लापता हुई सभी लड़कियों को काल कोठरी से आजाद कराया और उन्हें अपने अपने गांव भेज दिए। रणदेव के साहस की सराहना करते हुए जमींदार ने रणदेव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसे अपने सिंहासन पर बिठाया। आसपास के गांव के सभी लोगों ने जश्न मनाया कि जानवर की पीड़ा खत्म हो गई। भूमि बहुत खुश थी कि लोकी फिर से उठ बैठा था। रणदेव ने वल्ली से विवाह किया। यहाँ तक कि जमींदार की 3 पत्नियां भी इस बात पर सहमत थी कि रणदेव ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो जमींदार का उत्तराधिकारी बनने के योग्य था।